नमस्कार, मैं कौशिक नौगाई आपके अपने YouTube चैनल नो कन्फ्यूजन सर में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ। मैंने लास्ट टाइम जो वीडियो आपके सामने डाली थी वो बताया था मैंने कि ह्यूमैनिटी सेक्शन के अंदर मैंने आपको ये सारी बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि लोगों का जनरली माइंडसेट आपका ये होता है कि जो बंदा साइंस ले रहा है वो बहुत बुद्धिमान है, जो कॉमर्स ले रहा है वो थोड़ा कम बुद्धिमान है और जो आर्ट्स ले रहा है वो बिल्कुल गया गुजरा निकम्मा और बिल्कुल बेकार है। तो इसीलिए मैंने कहा कि क्यों ना जिसको जो है अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है जिस सब्जेक्ट को, उसके बारे में पहले सबको राय दी जाए। और उसके बाद मैंने आपसे ये भी कहा था कि जो बाकी जो अदर सब्जेक्ट हैं यानी जो दूसरी स्ट्रीम है जिनमें से आपका कॉमर्स है या साइंस है उसके विषय में भी आपको जानकारी दी जाए। तो आज मैं इसका जो दूसरा भाई है, कहने का मतलब आपका यह है कि जो सबसे बेचारा कमज़ोर था वो आपका कौन सा था, ह्यूमैनिटी सेक्शन वाला था। और उसके जितनी भी एडवांटेजेस थी वो मैंने आपको बताई। ये बड़े अचरज की बात है साथियों कि जितने भी लोग यूपीएससी का एग्ज़ाम देते हैं या यूपीएससी क्रॉस करते हैं, आईएएस हो गए आपके, आईएफएस हो गए आपके, आईसीएस हो गए आपके, बीसीएस हो गए आपके, सीडीएस हो गए आपके, है ना, ये जितने भी सारे के सारे होते हैं आपके, ये कहीं ना कहीं अगर आप इनका सक्सेस रेशो देखें तो 84.7% वो लोग हैं जो आर्ट सब्जेक्ट के चुन करके उसके बाद इनका सिलेक्शन होता है। यानी जैसे आपने इंजीनियरिंग कर रखी है या आपने मेडिकल में है या आपने कॉमर्स स्ट्रीम चुनी है, तो जब आप इस एग्ज़ाम को देते हैं, किसको, यूपीएससी वाले एग्ज़ाम को देते हैं या आमतौर पर कोई भी गवर्नमेंट का एग्ज़ाम देते हैं, तो मोस्टली आपने उसमें देखा होगा कि जो क्राइटेरिया ऑफ द सब्जेक्ट है वो हमारे पास क्या होता है, पॉलिटिकल साइंस होती है, सोशोलॉजी होती है, साइकोलॉजी होती है, आपकी हिस्ट्री होती है, आपकी जो है अंग्रेजी होती है, उसके बाद 10th लेवल तक का जो है आपका मैथमेटिक्स होता है, रीजनिंग होती है, आपकी जनरल स्टडी होती है। इन सब्जेक्टों को लेकर के हम आगे अपनी स्टडी को जो है प्रिपेयर करते हैं। तो ओवरऑल मिला करके ये है कि जितने भी लोगों ने अभी तक आपका जो है 2021 तक की रिपोर्ट बता रहा हूँ मैं, 21 तो अभी एग्ज़ाम का रिजल्ट जो है अभी 2-4 दिन पहले आया है, तो इसके अंदर जितने भी कैंडिडेट आपके सक्सेस हुए हैं उसमें मैक्सिमम आपके वो थे जिन्होंने आर्ट स्ट्रीम के सब्जेक्ट लेकर के 84.7% जो ओवरऑल सक्सेस है 100 में से वो आपके हासिल की। बाकी जो है 3-4% आपके इंजीनियरिंग के हैं, कुछ मेडिकल साइंस के हैं और कुछ आपके साइंस सब्जेक्ट के हैं। कॉमर्स का जो रेशो है इसमें कमीशन में वो आपका काफ़ी कम है, खास तौर पे यूपीएससी वाले एग्ज़ाम में। तो आज मैं आपसे बताना चाहता हूँ, मैंने पीछे आपको 51 जॉब्स आपके बताए थे जिसके मैंने अंदर आपको बताया था कि अगर आप ह्यूमैनिटी सेक्शन से पढ़ते हैं तो जनरली आपके सामने कौन कौन से स्कोप हैं या आप क्या कर सकते हैं। आज मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ कॉमर्स के बारे में। देखिए, जनरली कॉमर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें किसके बारे में जानकारी देता है, वाणिज्य के बारे में जानकारी देता है, व्यापार के विषय में बताता है, बिजनेस सेक्शन की जानकारी देता है, कॉस्टिंग के बारे में बताता है, अकाउंटेंसी के बारे में बताता है, इकोनॉमिक्स के बारे में बताता है। और अगर आप चाहें तो उसके अंदर मैथ्स इंक्लूड कर सकते हैं, या कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मैथ्स से डर लगता है तो उसकी वजह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ले लेते हैं, आईपी ले लेते हैं। तो ओवरऑल मिला करके इसमें स्कोप क्या है, ये इसको पढ़ करके आप क्या कर सकते हैं। मैंने आपसे लास्ट टाइम कहा था साथियों कि सब्जेक्ट कोई भी अच्छा या बुरा नहीं होता, हर सब्जेक्ट की अपनी वैल्यू होती है, अपनी गरिमा होती है, और उसके पीछे मैंने एक छोटी सी स्टोरी सुनाई थी। अब कॉमर्स को शुरू करने से पहले मैं फिर एक छोटी सी कहानी आपको बताऊँगा। कोई कंपनी थी जो आमतौर पर जितने भी आपके सीजी जो प्रोडक्ट हैं उनको बनाने का जो है काम किया करती थी। आमतौर पर जो हम कंज्यूमर प्रोडक्ट डेली यूज़ के लिए रखते हैं उनको बनाती थी, और उसमें उनका काम जो है पेस्ट बनाना भी था, टूथपेस्ट जो होता है। तो मोस्टली क्या हुआ करता था कि कंपनी को रन करते हुए 70-75 साल हो गए, लेकिन सबसे गजब की बात ये हुई कि उनका जो पेस्ट था, जब उन्होंने कंपनी स्टार्ट की थी तब भी 50,000 ही जो है उपभोक्ता उनके थे, कंज्यूमर उनके थे। और आज जो है 75 साल के बाद भी जो उपभोक्ताओं की संख्या है वो आपके 50,000 ही थी। तो कंपनी बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान थी, उनको समझ नहीं आ रहा था कि यार हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कई हथकंडे उन्होंने अपना लिए, कई लोगों को अपॉइंट कर लिया, ढेर सारे लोगों को बुला लिया कि जी आप हमारी सेल को सर प्रमोट कीजिए। बड़े बड़े जो ब्रांड के लोग हैं उनको बुला लिया कि सर आप हमारे पेस्ट को जो है प्रमोट कीजिए कि हमारा ये जो पेस्ट है आपका दंत मंजन है ये आपका बहुत अच्छा है। लेकिन ओवरऑल मिला करके उसका कोई भी अच्छा रिजल्ट नहीं आया। अब एक दिन कंपनी ने ये कहा कि जी चलो हम ऐसा करते हैं कि जो ये हमारे वो होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो होते हैं किसी कंपनी के, ये करता धरता होते हैं साथियों, और बैकबोन होते हैं, रीढ़ की हड्डी होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के। तो उन्होंने सीईओ के लिए वैकेंसियां निकाली और ढेर सारे लोगों को उसके लिए जो है निमंत्रित किया इंटरव्यू के लिए। काट छांट करके उन्होंने एक कैंडिडेट को उसके लिए जो है सिलेक्ट किया। उससे ये कहा जी हमारी प्रॉब्लम यह है कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो पिछले 75 सालों से उसी स्टेज में है जिस स्टेज में पहले साल था।
यानी पहले भी 50,000 कंज्यूमर थे, आज भी 50,000 कंज्यूमर हैं। तो आप कुछ ऐसा कर सकते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसको आप रेज कर सके, उसकी जो सेल है वो बढ़ सके। उसने कहा जी प्रयास करते हैं इसके लिए। उसके बाद जो है वो व्यक्ति अपने काम में लग गया। साथ में कंपनी ने ये भी कहा कि सपोज दैट अगर आप ऐसे करने में सक्षम हुए, ऐसा आपने कर दिया, तो हम आपको सर जो हमारा ओवरऑल प्रॉफिट होगा उसका हम 5 या 7% भी आपको देंगे, जो कुल कंपनी की जो है टर्नओवर होगी या जो कंपनी 4 ईयर के अंदर कमाएगी। ठीक है, उसने कहा जी ठीक है। उसके बाद उस व्यक्ति ने अपना काम जो है शुरू कर दिया। तो साथियों इमीडिएटली 2 महीने के बाद रिजल्ट ये आया कि जो प्रोडक्शन था वो करीब करीब आपका जो है डबल हो गया। यानी कहने का मतलब है जैसे 50,000 कंज्यूमर थे उसके बजाय 1 लाख टूथपेस्ट आपके बिकने लगे। तो कंपनी के जो डायरेक्टर्स थे, चेयरमैन थे, वो बहुत ज़्यादा खुश हुए, कहने लगे यार आपने तो बड़ा चमत्कार कर दिया गुरु, आपको जो है सत सत नमन है, आप तो बहुत ही ग्रेट आदमी हैं। क्या सेल स्किल है आपका, आपने जस्ट डबल कर दिया प्रोडक्शन। हमने अपनी ऐसी कर ली थी लेकिन हम एक भी एक्स्ट्रा जो टूथपेस्ट है वो नहीं बेच पा रहे थे। अब आप हमें ये बताइए कि आपने किया क्या। उसने कहा जनाब मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ एक सिंपल सा टेक्निकल चेंज उसके अंदर किया कि जो पहले जो टूथपेस्ट का मुंह हुआ करता था वो बहुत नैरो था, यानी उसका जो छेद था वो बहुत छोटा था। तो जब कोई भी उसे दबाता था तो जो पेस्ट है वो बहुत कम मात्रा में आता था, 1 ग्राम 2 ग्राम, तो बंदा उसी से पेस्ट कर लेता था। कहता जी मैंने उसका जो मुँह है ना उसको क्या कर दिया, चौड़ा कर दिया। तो अगर आप कोई भी बंदा अगर उसे दबाता है तो जहाँ 2 ग्राम आया करता था उसके बजाय 10 ग्राम आने लग गया, 12 ग्राम आने लग गया। तो कहने लग गया कंज्यूमर तो अभी भी उतने ही हैं जितने पहले थे, यानी 50,000 ही कंज्यूमर अभी तक हैं, लेकिन आमतौर पर सेल हमारी दुगनी इसलिए हुई है क्योंकि उन्हीं लोगों ने उस प्रोडक्ट को डबल तरीके से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसका जो माउथ है वो मैंने थोड़ा चौड़ा कर दिया, उसकी ब्रेथ आपकी बढ़ा दी, जिसकी वजह से पेस्ट ज़्यादा आने लगे। तो ये साथियों कॉमर्स की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि हाउ यू कैन सेल योर प्रोडक्ट इन द मार्केट इन मैक्सिमम रेंज ऑफ कैपेसिटी। आप ज़्यादा से ज़्यादा उसे बाजार में किस तरीके से बेच सकते हैं। कॉमर्स का मेन थीम और मेन ऑब्जेक्टिव वो है सारी चीज़ों को मैनेज करना। अब अगर आप जो है कॉमर्स से पढ़ते हैं या कॉमर्स लेते हैं तो आपके सामने कौन कौन सी ऐसी लाइनें हैं जिनमें आप महारत हासिल कर सकते हैं या जिनमें आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं एक एक करके आपके सामने इसका जिक्र करूँगा। जब भी आप कॉमर्स से पढ़ते हैं तो उसके अंदर जो सबसे बड़ी लाइन है, इसकी सबसे जो बड़ी पोस्ट होती है वो होती है आपकी चार्टर्ड अकाउंटेंट के, CA। लेकिन बड़े जो है अफसोस की बात है साथियों कि हमारे इतने बड़े देश के अंदर उसका जो ओवरऑल रिजल्ट है वो 5 और 7% मतलब जो है रहता है। आप ये मान करके चलिए कि अगर 100 कैंडिडेट उस एग्ज़ाम के अंदर अपेयर होते हैं तो 5 से लेके 7 ही ऐसे हैं जो आमतौर पर CA बन पाते हैं। बाकी लोग या तो मोस्टली छोड़ देते हैं या लंबा पीरियड होने के कारण किसी को 10 साल हो जाते हैं, किसी को 9 साल हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको मैं जानता हूं जो कॉमर्स स्ट्रीम से थे, किसी को 8 साल में किसी की हुई, किसी के 9 साल में, किसी के 10 साल में, किसी की हुई ही नहीं। तो ओवरऑल मिला करके जो ओवरऑल रिजल्ट है उसका वो आमतौर पर बहुत अच्छा नहीं रहता। तो लोग डरते हैं CA करने से। CPT में तो हर कोई शामिल हो जाता है, उसको निकाल भी देते हैं, लेकिन आगे जाकर के जब बंदा CA में अपेयर होता है तो उसको कई दिक्कतें और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन जो सबसे बिगेस्ट पोस्ट है इसके अंदर, जो सबसे बड़ी डेजिग्नेशन है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट की है। नंबर दूसरे में आपका ICW है, यानी इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंट्स है। ये भी इक्विवेलेंट आपका CA ही होते हैं, उसी के इक्विवेलेंट होते हैं, कोई बहुत बड़ा अंतर इनके अंदर नहीं है। ये 2 लाइनें हो गई। नंबर तीसरे में आप जो है CS बन सकते हैं, कंपनी सेक्रेटरी बन सकते हैं, कहीं पर भी एज ए कंपनी सचिव के रूप में जो कंपनी की सारी रूपरेखाओं को तैयार करता है, उसके विषय में जानकारी देता है, वो आप कर सकते हैं। ये भी 18 से लेकर 24 महीने का कोई कोर्स होता है जो आमतौर पर कंपनी सेक्रेटरी का होता है, और ये आप 12th कॉमर्स के बाद इसे कर सकते हैं। उसके बाद साथियों आपका मार्केटिंग मैनेजर है। ये आपने अगर जो है 12th की कॉमर्स से, उसके बाद आपने BBA किया, फिर आपने MBA किया, तो आगे जाने के बाद आप कहीं पर भी मार्केटिंग मैनेजर का काम कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट मैनेजर मोस्टली वो होते हैं जो लोगों को ये बताते हैं कि भाई साहब किस सेक्टर में आपको पैसा लगाना चाहिए और कहाँ से आपको जो है प्रॉफिट होगा। कंपनी को ये बताते हैं कि किन किन सेक्टर के अंदर वो ग्रोथ कर सकते हैं, वो कौन कौन से अलग अलग प्रकार के फंड्स हैं, वो कौन कौन से अलग अलग प्रकार के अकाउंट्स हैं जहाँ पर इसको लगा करके वो बेहतरी हासिल कर सकते हैं। उससे नेक्स्ट में आप जो है CFA है, यह है चार्टेड फाइनेंशियल एनालिस्ट। ये आमतौर पर इनकी बड़ी वैल्यू होती है खास तौर पे US के अंदर। यानी अगर आप जो है ब्रिटेन के अंदर अगर आप जाएंगे तो ब्रिटेन में जो CFA वाले हैं यानी चार्टेड फाइनेंशियल एनालिस्ट, तो इनकी बड़ी डिमांड होती है।
ये क्या करते हैं साथियों कि ये रिस्क एनालिस्ट करते हैं, अलग अलग प्रकार के डेटा को जो है प्रोवाइड करते हैं और फाइनेंशियल जो मॉडल है किसी भी कंपनी का उसको प्रिपेयर करते हैं। और बहुत मेहनत का काम है ये, हर कोई इसको जो है क्लियर नहीं कर पाता, 13-14 पेपर इसके लिए क्लियर करने पड़ते हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। उससे अगला है आपका ये है CPA, ये है आपका सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। इसकी भी US के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में जो है वैल्यू है, बहुत लोग इसको जानते हैं। ये अकाउंटेंसी को रिपोर्ट करते हैं, पब्लिक को करते हैं, सरकार को करते हैं और सारे डेटाज को इकट्ठा करके उसका पूरा का पूरा एनालिसिस करके उसके बाद सरकार को जो है प्रोवाइड करवाते हैं। किसके अंदर? CP के अंदर, यानी सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। ये भी आप कॉमर्स से बन सकते हैं। उससे अगला है आपका एक्चुअरी। एक्चुअरी क्या है? ये वो लोग होते हैं साथियों सारी, और उनकी सैलरी भी बहुत ज़्यादा होती है जी। ये आप ये लगा लीजिए कि ये एक साल के अंदर करीब करीब 10 से लेके 12 लाख रुपए कमा लेते हैं, यानी करीब करीब 90,000 से लेके 1 लाख रुपए पर मंथ। लेकिन ये भी टफेस्ट कोर्स होता है और बहुत मेहनत इसके अंदर भी करनी पड़ती है। ये पता क्या करते हैं, ये लोगों को ये बताते हैं कि रिस्क, ये उन रिस्कों के बारे में लोगों को जानकारी देते हैं जो अभी तक लोगों के सामने नहीं आए। यानी ये बताते हैं कि भैया आने वाले समय में कंपनी के अंदर क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, क्या फ़ायदा हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके विषय में जानकारी देते हैं। तो ये एक्चुअरी होते हैं, इनको इंडिविजुअल रिस्क बताते हैं और उसके बाद ये अलग अलग प्रकार के फाइनेंस के विषय में जानकारियाँ देते हैं। उससे जो अगला वाला है ये है आपका कॉस्ट अकाउंटेंट। इसका काम आपका साथियों ये होता है कि कंपनी अगर कोई भी बिजनेस करती है, कोई भी प्रोडक्ट बनाती है तो उसकी कॉस्टिंग को डिफाइन करना और कॉस्टिंग को मैनेज करना, कि इस पर कीमत कितनी लगेगी, लागत कितनी लगेगी, कितने में बेची जाएगी, कितने में खरीदी जाएगी, इन सारी चीज़ों का ब्यौरा जो है ये आपके कॉस्ट अकाउंटेंट देते हैं। आगे है आपका बिजनेस अकाउंटेंट एंड टैक्सेशन। ये तो आप जानते हैं, जो हर प्रकार के बिजनेस में अलग अलग प्रकार की डील करते हैं और साथ में टैक्सेशन का सारा काम करते हैं। सेल टैक्स हो गया, इनकम टैक्स हो गया, है ना, आपका जो है अलग अलग प्रकार का जो GST हो गया, गुड एंड सर्विस टैक्स हो गया, आपका वैट हो गया, इन सब के बारे में जो बेहतर जानकारी रखते हैं वो आपके बिजनेस अकाउंटेंट एंड टैक्सेशन में आते हैं। उससे जो अगला वाला है आपका ये है रिटेल मैनेजर। ये भी बहुत गजब के इंसान होते हैं जी। रिटेल मैनेजर का काम ये होता है कि जो कंपनी है उसके बीच में और कस्टमर के बीच में एक प्रकार के लिंक का ये काम करते हैं। ये कस्टमर को ये बताते हैं कि भाई साहब आपके लिए बेस्ट और अच्छा प्रोडक्ट आपका कौन सा हो सकता है। तो कॉमर्स लेके आप पहले रिटेल मैनेजर बन सकते हैं। पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर, अगर आप चाहें तो किसी भी कंपनी के अंदर किसी भी बिजनेस टाइकून के साथ में आप उसके फाइनेंशियल एडवाइजर बन सकते हैं कि सर कहाँ कहाँ आप अपने पैसे को लगाइए, कौन कौन से फंड्स आपने बाजार में भेजने हैं, किन से आपको ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है, किन में आपको रिस्क उठाना पड़ सकता है, किन में आपको लॉस होता है। ये सारा का सारा पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर करते हैं। आगे HR के बारे में मैं ऑलरेडी आर्ट साइड में भी मैंने आपको बताया था ह्यूमनिटी सेक्शन में कि आप आमतौर पर जो ये आपका HR वाला जो सिस्टम है, आपका ह्यूमन रिसोर्सेज, आपका पूरा का पूरा प्रोसेस है, तो ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजर के रूप में आप काम कर सकते हैं। इसके लिए भी आपके लिए MBA और उसके साथ 12th आपके कॉमर्स अगर है तो कोई बात नहीं, आर्ट्स वाले भी आपके जो है ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर चले जाते हैं, वो भी मैनेजर बन जाते हैं। तो आप इसके अंदर ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजर बन सकते हैं। रिसर्च एनालिसिस्ट बन सकते हैं, बाजार के अंदर से ढेर सारे डेटाओं को इकट्ठा करके उसके विषय में जानकारी हासिल करके लोगों को उसके विषय में बता करके आप इस सेक्टर के अंदर काम कर सकते हैं। एंटरप्रेन्योर, आमतौर पर आप स्वयं उद्यमी बन सकते हैं साथियों। उद्यमी का मतलब ये है अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और उसमें खूब रुपया कमा सकते हैं, यानी करीब करीब 110 से लेके और 120 लाख रुपए सालाना, यानी अगर हर महीने की कैलकुलेट करें तो करीब 10 से लेकर के 11 लाख रुपए पर मंथ। ये आप एज ए कब जब अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं। और इससे नेक्स्ट है आपका CEO। ये किसी भी कंपनी की रीढ़ की हड्डी होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते हैं। मैंने अभी इनकी कहानी आपको बताई थी टूथपेस्ट वाली कि ये क्या काम करते हैं और किस तरीके से कंपनी को जो है प्रमोट करते हैं, उसे आगे प्रोड्यूस करते हैं। उससे अगला है आपका कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट। ये क्या करता है साथियों कि जो भी खरीदारी हो रही है, देनदारी हो रही है, लेनदारी हो रही है, उसके विषय में लोगों को भरपूर जानकारियाँ देते हैं, कंपनी को जानकारियाँ देते हैं, उनके बेनिफिट्स के बारे में बताते हैं। ये होते हैं आपके कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट। उससे अगला है आपका प्रोडक्ट मैनेजर। इनका काम होता है जी ढेर सारे प्रोडक्ट को बनाना, उसके विषय में लोगों को जानकारी देना, लोगों से संपर्क स्थापित करना और कंपनी को उसके बेनिफिट्स के बारे में बताना। ये हो गया आपके कौन, प्रोडक्ट मैनेजर। उससे अगला है आपके होटल मैनेजर। ये बताने की जरूरत नहीं है, यू नो वेरी वेल। आप जानते हैं कि होटल मैनेजर का क्या काम होता है। आमतौर पर पूरे सिस्टम को मैनेज करना, पूरे तरीकों को मैनेज करना, आप यहाँ पर भी अपना भाग्य जो है आजमा सकते हैं। उससे अगला है आपका सेल्स मैनेजर। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप प्रोडक्ट सेल्स का काम कर सकते हैं MBA करने के बाद में। उससे अगला है आपका ऑडिटर। आपको पता ही है कंपनियों के खातों की जांच करना,
कोई गड़बड़ तो नहीं है, ये तो नहीं है, वो तो नहीं है। जो सीए के अंडर में जो लोग काम करते हैं, एज ए ऑडिटिंग आप कर सकते हैं, ऑडिटर बन सकते हैं। स्टॉक ब्रोकर, शेयर बाजार में अपना भाग्य आजमा सकते हैं साथियों, क्योंकि उनको बिजनेस की जानकारी होती है, बिजनेस उन्होंने पढ़ा हुआ होता है, तो बहुत आसानी से ये बता देते हैं कि भैया आप किस तरीके से इसके अंदर रेज कर सकते हैं, कहाँ कहाँ वो पैसा लगाना है, कौन सा शेयर बढ़ेगा, कौन सा घटेगा। स्टॉक ब्रोकर के तौर पे काम कर सकते हैं। और एक आपका स्टैटिशियन होता है। स्टैटिशियन का साथियों वो मतलब होता है जो ढेर सारे स्टैट्स के आंकड़ों को लोगों के सामने प्रस्तुत करता है, उसकी सारी जानकारियाँ आपको प्रोवाइड करवाता है। उसके लिए इकोनॉमिक्स का स्ट्रांग होना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उससे अगला है आपका कॉरपोरेट बैंकिंग। कॉरपोरेट बैंकिंग वो सारे के सारे लोग होते हैं जो लोगों को, कस्टमर को और बिजनेसमैन को अलग अलग प्रकार की सेवाएं प्रोवाइड करवाते हैं। वो कौन होते हैं? कॉरपोरेटर बैंकिंग एग्जीक्यूटिव। और लास्ट है आपका, ये है आपका रिलेशनशिप मैनेजर। अगर आप अच्छी बात करते हैं, आपके अंदर कन्विंसिंग पावर है, आप लोगों के दिमाग को बदलने की क्षमता रखते हैं, तो आप जो है रिलेशन ऑफिसर के तौर पर भी काम कर सकते हैं। इतने सारे ऑप्शन, ये करीब करीब 25 जो है ऑप्शन है, जिनमें आप कॉमर्स सेक्शन में काम करके अपने भाग्य को आगे बढ़ सकते हैं। तो क्या सब्जेक्टों में कोई कमी नहीं ना? और इकोनॉमिस्ट आप बन सकते हैं, वो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि हमारे मनमोहन सिंह साहब जो हैं, हमारे जो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, आमतौर पर ये अपने आप में बड़े यूनिक आदमी है इकोनॉमिक्स के मामले में। मैंने डॉक्टर अमृता सेन का नाम आपको बताया था, जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। ये कौशिक बसु हैं, जिन्होंने इस सेक्टर के अंदर जो है बहुत काम किया। आपके जो है राजन साहब थे, जो गवर्नर हुआ करते थे, आपके किसके? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। और साथियों बड़े गजब की बात है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी हर साल नई नई अपॉइंटमेंट करता है, खास तौर पे उन लोगों के लिए जो इकोनॉमिक्स से पढ़े हुए होते हैं, ताकि वो एक बेहतर और अच्छा विकल्प लोगों के सामने रख सकें। तो सब्जेक्टों में कोई कमी नहीं है ना? कमी किस में है? हमारे माइंड सेट के अंदर है कि हमने जो अपने दिमाग में एक तस्वीर बना करके रखी हुई है कि भाई साहब साइंस वाला बड़ा बुद्धिमान है, कॉमर्स वाला बड़ा बुद्धिमान है, और आर्ट साइड जो लेता है ह्यूमैनिटी वाला वो निकम्मा और नकारा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हर सब्जेक्ट की अपनी वैल्यू है, हर सब्जेक्ट की अपनी इंपॉर्टेंस है, हर सब्जेक्ट की अपनी गरिमा है। और अगर आप रियल में पढ़ रहे हैं, वास्तविक नॉलेज अगर आप ले रहे हैं, आपको पता है कि आप रियल में क्या कर रहे हैं, तो साथियों मैं 101% कह रहा हूँ कि सक्सेस की कहीं भी आपकी लाइफ के अंदर कमी नहीं रहेगी। अगर आपने ट्रूली अगर स्टडी की है, आपने वास्तव में है अगर पढ़ाई की है, तो 110% आपको सफलता मिलेगी, इस बात की गारंटी है। तो मैंने 2 स्ट्रीम आपके सामने उजागर की हैं, जिनमें से एक आपका क्या था? ह्यूमैनिटी थी, और नंबर दूसरा आपका जो है कॉमर्स स्ट्रीम थी। उसके बाद मैं इसका एक एपिसोड और आपके सामने लेके आऊँगा। आपसे मेरी प्लीज़ विनती है, प्रार्थना है, हाथ जोड़ करके करवाते प्रार्थना है साथियों, तो थोड़ा हम पर दया कर दिया करो यार। एक उंगली ही तो तुमने दबानी होती है, तुमने कौन से वो दशरथ माझी की तरह जो है 300 मीटर का पहाड़ काटने के लिए तुम्हें बोल रहा हूँ, या हथौड़े से पहाड़ तोड़ने के लिए बोल रहा हूँ। एक सिंपल सा काम आपने करना है। अगर आपको लगता है कि इस कंटेंट में बहुत ज़्यादा दम है, ये आपको दिशा निर्देश दे रहा है, ये बेहतर कर रहा है, तो साथियों सिर्फ इतना सा काम कीजिए प्लीज़ कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे वॉच कीजिए, नॉलेज को गेन कीजिए और कमेंट्स ज़रूर कीजिए, क्योंकि हमें बड़ा इंतज़ार रहता है कि हमें ये लगता है कि हम काम ठीक कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई कमी उसमें रह जाती है तो प्लीज़ आप ज़रूर बताएं। मैं कौशिक नौगाई फिर अगली एक स्ट्रीम के साथ में आपके सामने फिर उपस्थित होंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, आरोग्य रहिए और अपने परिवार का ध्यान रखिए और खूब स्टडी कीजिए, जीवन में आगे बढ़िए और दिन में रात में तरक्की करें। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और फिर दोबारा बहुत जल्दी आपसे मिलता हूँ एक मुकम्मल मुलाकात के साथ में। नमस्कार।